नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार में मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी। मजदूरों की वापसी पर बोले डिप्टी सीएम सुशील मोदी। कहा, बिहार श्रमिकों की घर वापसी पर दूसरों राज्यों को होगी परेशानी, कामकाज हुए ठप। समस्तीपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा। 6 नए मरीज पाए गए कोरोना संक्रमित, आंकड़ा बढ़कर हुआ 7। समस्तीपुर के केवटा गांव में 2 पक्षों के बीच हुआ जमीनी विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया एसिड अटैक। एसिड अटैक में दूसरे पक्ष के 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे। और कटिहार में गंगा कोसी मिलन स्थल पर तूफान की चपेट में आई नाव। नाव में सवार थे 15 लोग में से 7 लापता। जिलाधिकारी सहित कई आला अधिकारियों ने लिया घटना स्थल का जायजा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही है। बिहार विधानसभा के अंदर आरक्षण को लेकर ये सर्वदलीय बैठक, और इस बैठक में सभी विपक्ष और पक्ष दल के विधायक मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक भी मौजूद हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बावजूद विधायक विधानसभा की लॉबी में जुटे हैं। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया। ये खबर मिल रही है कि पटना में जहां बिहार विधानसभा है, वहां आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही है। लेकिन इस बीच जो विधायक अपने घर से लोगों से अपील कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए, वो जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुनकर भेजा हो, अगर वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएगा, वो भी बिहार विधानसभा के अंदर, तो क्या संदेश जाएगा। हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि आज विधानसभा में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आरक्षण के मुद्दे को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं ने शिरकत किया था। वहीं आप साफ तौर पे आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो माहौल है वो उड़ाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेके ये लॉकडाउन का पालन कहीं ना कहीं वहां पे अछूता नजर आ रहा है। अगर बात किया जाए अभी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की, तो बिहार में ये तेजी से फलता फूलता नजर आ रहा है। वहीं लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए, लॉकडाउन का पालन करने के लिए सभी आला अधिकारी और नेतागण, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों से आग्रह करते दिख रहे हैं। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि या फिर मंत्री विधायक ही इस बात का माहौल उड़ाए, तो ये एक सोचने वाला विषय बनता है। जी आदर्श। बिल्कुल अनिल, इस बीच किसकी अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है? साथ ही कोरोना के बीच आरक्षण अचानक से कैसे आ गया? जी अभी जो ये बुलाया जाता है ये सर्वदलीय बैठक, इसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही थी ये बैठक, जिसमें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर बुलाया गया था। वैसे आपको बता दें कि ये मामला जो है कई दिनों से अधर में लटका हुआ था, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ खड़े होते थे, जिसको लेकर अचानक से ये आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष के सभी नेतागणों ने शिरकत की है। जी चलिए अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। अब जब जनप्रतिनिधि ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे, तो क्या संदेश लोगों तक पहुंचेगा? वही कोरोना वायरस की वजह से किए गए लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों और छात्रों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। देश के अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेनों के द्वारा छात्र और मजदूर बिहार वापस लौट रहे हैं। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बिहारी श्रमिकों की घर वापसी से अन्य राज्यों को परेशानी हो रही है। बिहारी श्रमिकों के वापस बिहार आ जाने से दूसरे राज्यों में मजदूरों की कमी हो गई है, जिससे उनके कामकाज ठप हो गए हैं या फिर ठप होने की आशंका है। लॉकडाउन के कारण उद्योग व्यापार के प्रभावित होने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जीएसटी विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण
और ई-वे बिल की अवधि विस्तार के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर से छूट देकर बड़ी राहत दी है। यह भी जानकारी वहां पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मित्रों, कुछ मीडिया के अंदर यह समाचार आ रहा है कि कर्नाटक के अंदर मजदूरों को बिहार आने से रोक दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि न तो किसी मजदूर को जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है और न ही किसी को रोका जा रहा है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में या कर्नाटक में बड़ी संख्या में उद्योग प्रारंभ हो गए हैं, निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, तो बड़ी संख्या में वैसे मजदूर जो आने का मन बना चुके थे, उसमें से अनेक लोगों के मन में विचार आया कि जाकर क्या करेंगे, यही काम धंधा मिल रहा है, यहीं पर काम करें। और इसलिए ये समाचार गलत और भ्रामक है कि किसी के दबाव में मजदूरों को रोक दिया गया है। मजदूर अपने मन से काम में लग गए, तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसे इनकार कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां पर एक राहत भरी खबर है। दरअसल अब कैमूर को रेड जोन से ऑरेंज जोन में घोषित कर दिया गया है, इसे तब्दील कर दिया गया है और इसी के तहत जिले वासियों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि अब कैमूर ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है। 32 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 25 स्वस्थ हो गए हैं। इसी के चलते अब वहां पर 7 मरीज जो अभी एक्टिव केस है, इसी को देखते हुए अब कैमूर को ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। इसकी जानकारी, इसकी पुष्टि खुद वहां के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की है और इसी के तहत अब कैमूर वालों के लिए एक राहत भरी खबर, ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया गया है अब कैमूर को। इसके तहत अब वहां पर कुछ और रियायतें हमें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ऑरेंज जोन का ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में शायद ही कोई ग्रीन जोन है। हमारे साथ कैमूर संवाददाता पीयूष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, फिलहाल क्या अपडेटेड जानकारी मिल रही है? मरीज थे कोरोना के, लेकिन कैमूर प्रशासन ने उनको एक निजी होटल में क्वारंटीन किए थे और उनके बेहतर इलाज के लिए हर तरह से प्रशासन अपने जो भी मेडिसिन हो उनको मुहैया करा था। बीच में 32 में 25 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इसकी जानकारी कैमूर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उन्होंने एक निर्देश दिया कि इसमें जो भी जिनकी भी सहानुभूति है, जिनकी भी ड्यूटी लगे, वो अपने कार्य को बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस से निभाया है, अपने जान जोखिम में डालकर। जैसे मेडिकल टीम है या पुलिस के जवान हो या महिला सिपाही हो, उनके साथ साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी, जो कि अपने जान न्यौछावर करते हुए, जिन्होंने बहुत कड़ी धूप में भी परिश्रम करते हुए उन्होंने या किसी को जो भी मजबूरी थी या फिर अन्य राज्यों से जो क्लाइंट मजदूर उनके बारे में जानकारी देंगे। हम तहे दिल से मीडिया कर्मियों के साथ साथ सारे लोगों को धन्यवाद दिए और उन्होंने बताया कि हम लोग हर तरह से जांच कर रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। जो भी अन्य राज्य से पलायन करके लोग आ रहे हैं वो बिहार और यूपी के जो सीमा है उस सीमा से आगे प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर के हम लोग बैरिकेडिंग लगा दिए। बैरिकेडिंग से जो भी जिस राज्य के लोग बताए जाते हैं उनके गृह जिला तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हम लोग निजी साधन द्वारा, लग्जरी बसें द्वारा उनको खाने पीने की समुचित व्यवस्था के साथ साथ पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखे हैं। जी फिलहाल क्या पीयूष 7 एक्टिव केस हैं और ऑरेंज जोन में आने के बाद अब क्या कुछ और छूट मिलती हुई हमें कैमूर में दिखाई देगी? जी, प्रशासन ने पत्र जारी करते हुए आदेश जारी किया है कि जिसमें बहुत सारे उपकरण की दुकानें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद मेडिकल की दुकानें पहले भी छूट दी गई थी। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी उसमें जो उनका गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के मुताबिक जो बिहार सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है कि ऑरेंज जोन में क्या क्या छूटें दी जा सकती है, उनकी पालन करते हुए जिला प्रशासन ने उन सारी छूटों को जारी कर दिया है और वो लागू भी हो गए हैं। अब देखना यह है कि कैमूर प्रशासन के जो काबिले तारीफ रवैया रहा है कि जो इनके 32% में से 25%
पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित होकर अपने गंतव्य अपने घर के लिए रवाना हो गए। क्या वो आगे भी कैमूर प्रशासन इतनी मुहैया से जो तत्परता से काम करे वो आगे भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक ये राहत भरी खबर है, आगे भी इस सिलसिले को बरकरार रखना होगा, एक बड़ी चुनौती भी होगी। हमारे साथ पीयूष जुड़े थे, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं लगातार जिस तरीके से अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस बीच ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को लेकर लॉकडाउन जारी है। संक्रमण ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने तीसरी बार भी इसे जारी रखने का फैसला लिया है। लेकिन जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, बीमार हैं या फिर किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, उनके लिए पास जारी कर आने जाने की छूट दी जा रही है। झारखंड में भी सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया है, लेकिन आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। क्या है इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत और कैसे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, डीटीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, इसका जायजा लिया रांची डीटीओ ऑफिस में हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। जो लोग झारखंड राज्य में फंसे हुए हैं, चाहे वो दूसरे राज्य के हो या दूसरे जिले में जाने वाले लोग हो, उनके लिए प्रशासन ने ई पास के नाम से एक ऑनलाइन पास बनवाने की व्यवस्था की है। इसके पहले भी ई वाहन करके एक बनाया गया था साइट, लेकिन वो साइट क्रश कर गया और उस साइट पे जो अप्लाई किया जा रहा था उसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आ रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एक नया पास बनाने का साइट जारी किया है। लेकिन उस साइट पे भी उतनी ही दिक्कत हो रही है लोगों को, आम लोग उतने ही परेशान हैं। आप देख सकते हैं नजारा, ये डीटीओ ऑफिस का नजारा है। डीटीओ ऑफिस के बाहर कितनी संख्या में लोग लाइन लगाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने परेशानी को लेकर आए हैं। लोगों को ऑनलाइन पास नहीं मिल पा रहा है, लोग अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हो पा रहा है। जबकि प्रशासन की तरफ से यह दावा किया गया था कि 24 घंटे के अंदर उस पर पास अवेलेबल हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर उन लोगों को पास मुहैया हो जाएगा। लेकिन कई लोग 2-2, 3-3 दिन से अप्लाई किए हुए हैं इमरजेंसी सर्विस में। कोई लोग बाहर के जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो फंसे हुए हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी जरूरी काम से जाना चाहते हैं, जिनके परिवार परिजन बीमार हैं या फिर कोई उनके घर में दुर्घटना हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आम लोग से लेकर जो पूर्व विधायक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आप भी आम लोग की तरह यहाँ आए हैं, तो आपको भी दिक्कत हो रहा है क्या? हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को दिक्कत है, जिसके लिए हमने आया यहाँ। तो यहाँ का जो व्यवस्था देख रहे हैं बहुत गड़बड़ है और लोग परेशान हैं। डीटीओ ऑफिस बराबर आ रहे हैं लोग, जिसको पास भी मिल रहा है, जब उसका टाइम पास कर जाता है उसके बाद मिलता है, तो फिर वो कैसे जाएगा? उसको जाना था 6 तारीख, मिलता है 8 तारीख को पास, तो वो कैसे जाएगा? कोई मरीज है जिसका डेट है अस्पताल में दिखाना है, तो वो आ रहा है पास के लिए, उसको दूसरे अस्पताल में जाने के लिए पास नहीं मिल पा रहा। आप जेएमएम के विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी सरकार है, फिर भी इस तरह की व्यवस्था है कि काम नहीं हो रहा है और लोगों की लंबी कतार है यहाँ डीटीओ ऑफिस के बाहर भी। हाँ, नहीं, सरकारी स्तर पर जो काम है वो सही नहीं हो पा रहा है। असल में जो लॉकडाउन में पब्लिक को सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, लोग परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग, हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि आम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आम लोग आराम से ई वाहन जो पास है उसके माध्यम से पास का अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें 24 घंटा के अंदर मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो साइट खोल रहे हैं तो साइट नहीं खुल रहा है, किसी का अप्लाई करने के बाद उनका पास बन के नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कई लोग हैं जो गंभीर, जिनके परिजन बीमार है या फिर गंभीर परिस्थिति में है, जिनको वापस जाना है, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। हालांकि डीटीओ साहब यहाँ मौजूद नहीं है और पिछले कई घंटे से लोग आ जा रहे हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? हम तो लाइसेंस के लिए आए हुए थे। 11 तारीख को मेरा डेट था, लेकिन बोल रहा है कि अभी नहीं होगा। बोला जब डेट पड़ेगा। कौन लोग आए हैं? क्या क्या क्या? कुवैत से मेरा लड़का आ रहा है, अभी दिल्ली से इधर आने के लिए पास नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बोलिए? डीटीओ साहब से वो बोलेगा ऑनलाइन भरिए फॉर्म, और वहां से मेरा लड़का बोला कि ऑनलाइन नहीं, पेपर वहां भरिए तो वहां से परमिशन हम लोग को मिलेगा। यहाँ हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन भरिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं राजीव गांधी विचार मंच का झारखंड प्रेसिडेंट हूँ और मैं 3 दिन से दौड़ रहा हूँ। पहले बोला गया कि मैनुअल ला के दीजिए, काम नहीं कर रहा है नेट। मैं मैनुअल ला के जमा किया हूँ और तीसरा दिन हो गया। मेरे को बोला गया था 24 आवर्स में आपको चला जाएगा मेल या व्हाट्सएप पे। 3 दिन होने को है, अभी मैं आया हूं तो फिर मेरे को मेल बोल रहे हैं आप मेल करो। भाई जो मैं फॉर्म दिया था, मैनुअली दिया था, हमसे जो लिए थे लोग 3 दिन पहले, उसका अभी तक नहीं दिए और मेरे घर में लोग बीमार हैं, मेरे को जाना वो जरूरी है।
और मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। डीटीओ साहब भी मौजूद नहीं है जिनसे लोग पूछ पाएं और कुछ जानकारी ले पाए। सिर्फ 2-3 पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है गेट पे, और वो यही बोल रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करें, जबकि ऑनलाइन अप्लाई से कहीं कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आ रहा है। क्यों आई है, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग? एक्चुअली हमारी बहन छुट्टी मनाने के लिए आई थी 13 मार्च को ही। उसकी बेटी जो है, यानी मेरी बहन की बेटी, लीवर से ग्रसित है और टीबी से ग्रसित है, जिसका हर महीना जांच होकर और पटना पीएमसीएच से इलाज चल रहा है। पिछले 3 दिन से हम उसको जो वेबसाइट सरकार मतलब प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया, उस पर हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली कोई ऑप्शन नहीं दे पा रहा है। कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा है, कभी जाने का कहीं ऑप्शन नहीं दे रहा है। और रीजन ये है कि उस बच्चे का पिछले 1.5 महीना से एक ही दवा बार बार रिपीट होने के वजह से उसका तबीयत बार बार खराब हो रहा है। कल शनिवार है, कल पटना पीएमसीएच में उस बच्ची का डॉक्टर बैठेंगे और यहाँ से अभी तक पास नहीं मिला है। अगर बच्ची का डेथ हो जाता है तो इसका जवाबदेही प्रशासन लेगी क्या? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे प्रशासन के लोग जानबूझकर इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आम लोग से लेकर खास लोग हैं, सभी परेशान हैं, लेकिन उनके परेशानी का अभी तक कोई उपाय नहीं निकल रहा है। डीसी साहब ने कई दफा प्रेस वार्ता कर ये आदेश दिया था कि लोगों के जो व्यवस्था है उसको सुगम बनाया जाए, लोगों को पास मुहैया कराया जाए, और लगातार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ये निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि डीटीओ ऑफिस का ये नजारा है, और डीटीओ ऑफिस में किस तरह से लोगों की भीड़ है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और लगातार जो लॉकडाउन का उल्लंघन है वो भी किया जा रहा है आम लोगों के द्वारा, क्योंकि मजबूरी है उनके साथ। और जो लोग के परिजन संकट में हैं उनके सामने ये मजबूरी है कि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है नहीं, ऑफलाइन सरकार के जो लोग हैं, प्रशासन के जो लोग हैं वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो लोग कहां जाएं और उनके समस्याओं का समाधान कैसे होगा। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। ऐसे में इन सभी चीजों के बीच पिस आम इंसान रहा है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। प्रशांत किशोर ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है और केंद्र और राज्य सरकार पर उन्होंने आरोप में ये कहा है कि प्रवासी मजदूरों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है। इसी का आरोप प्रशांत किशोर ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया है। ट्वीट कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रवासी मजदूरों को भाग्य विधाता बताया है कि आगे का ये भाग्य तय करेंगे, लेकिन इस बीच केंद्र और राज्य सरकार पर एक बड़ा निशाना साधा गया है। प्रशांत किशोर जो कि जेडीयू नेता थे, लेकिन उन्होंने जेडीयू से अलग हो गए वो। उसके बाद उनका लगातार नीतीश सरकार पर और साथ ही केंद्र सरकार पर हमने ये रुख देखा है, लगातार वो हमला बोलते रहे हैं। इस बीच उन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ हो रही ज्यादती को लेकर आरोप लगाया है। जिस तरीके से कई मामले हमने भी देखे हैं कि कहीं कभार मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में मजदूरों को साथ कई बार परेशानी भी उन्हें हो रही है। कई खबरें हमने ऐसी भी देखी हैं कि जहां पर मजदूर सुविधाओं के अभाव में वहां से भाग भी निकलते हैं और ऐसे में प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार में लगातार राजनीति तेज है। प्रशांत किशोर अब केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ हो रही ज्यादती को लेकर यह आरोप लगाया है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को भाग्य विधाता भी बताया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या लिखा है उन्होंने ट्वीट में और इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हुए हो? देखिए, प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने दो फोटो का कंपैरिजन भेजा है। एक फोटो में दिखाया ये गया है कि कोटा से जो छात्र लौट रहे हैं उन छात्रों को स्टेशन पे उतरने के बाद उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग करने के बाद तरीके से उनको सैनिटाइजर और बाकी चीजें, पानी का बोतल और जो है खाने का डब्बा दिया जा रहा है। और दूसरे में तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने दिखाया जो मजदूर, प्रवासी मजदूर बाहर से लौट रहे हैं उनको जो है खाने के लाले पड़ रहे हैं। उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनको खाना, वो ज्यादातर ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको खाना मिला नहीं है और ट्रेन में भी हम भूखे प्यासे थे। और मान ली वो ट्रेन से उतर जाते हैं तो वहां से जाने में उनको दिक्कत होती है, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली। हालांकि सरकार बोल रही है कि सभी के लिए इंतजाम है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कंपेरिजन करना चाहा है वो ये कि कोटा के छात्रों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है और प्रवासी मजदूरों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, दोनों ट्रीटमेंट में अंतर है। कहने का मतलब कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी हैसियत नहीं है तो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट, और कोटा के छात्र जिनकी हैसियत है उनके साथ एक बेहतर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और इसी पर उन्होंने लिखा कि ये समाज के लालची लोगों पर छोड़ दिया गया है जो भारत के सही में भाग्य विधाता है। इस बात को लेकर के ही राजनीतिक घमासान शुरू हुआ है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि समाज के लालची लोगों पर छोड़ दिया गया है इन सब चीजों को। जो भाजपा प्रवक्ता हैं उन्होंने इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर के ट्वीट पर जवाब दिया है कि आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज के हिस्सा हैं जिस समाज को आप लालची बोल रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हम लगातार अब देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को लेकर ये राजनीति हो रही है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर प्रवासी मजदूरों पर ज्यादती का आरोप लगाया है केंद्र और राज्य सरकार पर। अजय, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर समस्तीपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है। मामला जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के केवटा गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद का था और ये इतना बढ़ गया कि एक पक्ष द्वारा एसिड अटैक कर दिया गया, जिससे कि दूसरे पक्ष के 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं इस एसिड अटैक में। वहीं आनन फानन में सभी को चिकित्सा के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद समस्तीपुर रेफर कर दिया है। वहीं सूचना मिलते ही डीएसपी कुंदन कुमार, पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। साथ ही थाने की पुलिस ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है। गांव में दो सगे भाइयों के बीच में जमीन का विवाद था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर एसिड से अटैक किया, जिसमें 9 लोग जख्मी हो गए हैं। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। इन लोग का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंह सराय में चल रहा है। जमीन घर का जमीन का विवाद है और यह बंटवारा 2007 में ही हो चुका था, सामाजिक रूप से भी और पंचायती रूप से भी। फिर हुआ अभी 2018 में भी पंचायती रूप से ग्राम कचहरी से फैसला हुआ। उसके बावजूद विष्णुदेव राय जो है वह बात नहीं मान रहे। वो अपना घर बना लिए, 3 भाई हैं, जीवस राय, भूदेव राय भी अपना घर बना लिए और जीवस राय का 2 लड़का है। दोनों लड़का में करुण है छोटा लड़का, वह घर बनाना शुरू किया, तब जाके विष्णुदेव राय रोक दिए।
20 जनवरी 2020 में ही विष्णुदेव राय थाना में आवेदन दिए। फिर उसके बाद जाकर के बात हुआ थाना में, फिर जीवस राय भी आवेदन दिए, विष्णुदेव राय फिर बनाना एक मकान शुरू किया था, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। और वह बार बार कहता था कि जो हम सीट रखे हुए छीट देंगे। 3 भाई का भाईचारा है, विष्णुदेव राय और जीवस राय और भूदेव राय, ये दोनों को घर बनाने के मतलब संबंध में झगड़ा हुआ। उसमें वो सीट पहले से रखे हुए थे, उसके बाद अभी घर जोड़ने के चक्कर में जाके मारपीट हुआ, तब सीट जाकर दे दिए। कितने देखिए, एक तरफ जहां कोरोना को लेकर देश लड़ रहा है तो दूसरी तरफ लोग आपसी रंजिश भी इस बीच निकालते दिख रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर एसिड अटैक कर दिया। इसमें 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। साधना प्लस आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।